पापा, मुझे तो आपने हमेशा नोट छापने की मशीन ही समझा। नीता की शादी जिस घर में हुई थी वो लोग बहुत लालची थे। यह बात नीता और उसके घर वालों को पहले समझ में नहीं आई थी। उन्होंने तो बस लड़का देखा, अच्छा लगा और कर दी नीता की शादी। नीता की शादी से पहले ही नरेश, नीता का पति, सारे घर का खर्चा उठाता था। नीता के ससुराल में उसके ससुर बिरजेश जी, सुरेश उसका देवर और दो नंदे अनीता और सुनीता, जिसमें से बड़ी अनीता की शादी हो चुकी थी। देवर जो कमाता वो सारा अपने ऊपर ही खर्च कर लेता था और उसके ससुर जी बिरजेश जी, जिनका अपना मोटर पार्ट्स का छोटा मोटा काम था जो कि ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन वो घर में एक पैसा भी देना पाप समझते थे। घर के खर्च का सारा भार नरेश, नीता के पति के कंधे पर था। घर में कोई भी चीज लानी हो, छोटे मोटे फंक्शन हो, हर चीज के लिए घर वाले नरेश से ही पैसे ऐंठते। लेकिन नरेश ने भी कभी उफ तक नहीं की, क्योंकि वह सोचता है कि यह मेरा परिवार है और यहाँ सब मेरे अपने हैं। इसीलिए अपने आने वाले कल के लिए कुछ भी नहीं सजोया। पर जब से उसकी शादी हुई उसके भी खर्चे बढ़ गए, क्योंकि बीबी को कभी घुमाने भी ले जाना पड़ता था, उसके साथ श्रृंगार का सामान, शॉपिंग वगैरह वगैरह। इसीलिए उसने घर में खर्चा देना आधा कर दिया, क्योंकि उसकी भी जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। पर जैसे ही उसने खर्चा आधा किया, एक एक करके परिवार के सभी सदस्यों की असलियत सामने आने लगी। सब उसे बांध करने लगे कि तुम्हें घर में पूरे पैसे देने पड़ेंगे। एक तो वैसे ही खर्चा बढ़ गया है और ऊपर से तुमने आधे पैसे देना शुरू कर दिए। तुम्हें तो उल्टा पैसे और बढ़ा कर देना चाहिए। तब नरेश ने कहा, पिताजी, आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि अब मेरी भी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, लेकिन इनकम नहीं बढ़ी। मैं अब पहले जितना ही पैसे घर में नहीं दे सकता। और क्या इस घर में मैं अकेला ही खाता हूँ? छोटे का और आपका कोई फर्ज नहीं क्या इस घर के प्रति? मैंने तो कभी अपना पराया समझा ही नहीं, लेकिन अब मैं इस हालत में नहीं हूँ कि घर का पूरा खर्चा दे सकूँ। तब बिरजेश ने कहा कि अगर तुम पूरा घर का खर्चा नहीं दे सकते तो तुम्हें इस घर को छोड़ना पड़ेगा। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? ये घर भी मेरा ही लिया हुआ है। आप मुझे इस घर से जाने के लिए कह रहे हैं? एक एक पाई जोड़कर सलामी देकर मैंने इसे आपके नाम करवाया, क्योंकि आप घर के बड़े हैं, हमारे पूजनीय हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप एक दिन मुझे ही इस घर से निकाल देंगे। बीमारी की वजह से वह इस दुनिया से आसमय चली गई। मैं 15 साल का था। पहले 7 साल की उम्र में मोटर पार्ट्स की दुकान पर बिठाया और 16 साल की उम्र में आपने नौकरी में झोंक दिया, यह कहकर कि मोटर पार्ट्स का काम तो अब मैं अकेले ही संभाल लूंगा, तुम नौकरी कर लो। लेकिन मैंने कभी उफ तक नहीं की। जितने भी पैसे मैं लाता सारे पैसे आपके हाथ में लाकर देता रहा और काम के साथ साथ ही पढ़ाई कंप्लीट की। 20 साल की उम्र में तो पूरे घर का खर्च मैं ही उठा रहा हूँ। बस जब तक मैं पूरा खर्चा उठाने के काबिल नहीं था तब तक आपने घर पर पैसे दिए। उसके बाद आपने घर में एक पैसा भी नहीं दिया, जबकि छोटे ने तो अभी 22 साल की उम्र से काम करना शुरू किया है और कभी एक पैसा भी घर में नहीं दिया। मेरे साथ ही ये अन्याय क्यों पिताजी? आपने बचपन से लेकर जवानी तक मेरे साथ अन्याय ही किया है। मेरे पंखों को उड़ान देना तो दूर, आपने तो उन्हें काट ही दिया। खिलौने से खेलने की उम्र में मेरे हाथों में मोटर पार्ट्स पकड़ा दिए बेचने के लिए। फिर जब काम जम गया तो मुझे माध्यमिक पास करते ही नौकरी पर लगा दिया। माँ ने भी कई बार समझाया कि मेरे बच्चे से उसका बचपन मत छीनो, लेकिन आपने उनकी एक ना सुनी। मैंने भी कभी उफ तक नहीं की। हर समय मुझे काम में झोंक कर रखा। कभी तो पिता का दुलार दिया होता। मुझे तो आपने हमेशा नोट छापने की मशीन ही समझा, जहां आपको नोट कम मिले, नहीं कि
आपने मुझे घर से निकल जाने की फरमान जारी कर दी। मैं अभी कहाँ जाऊँगा नीता को लेकर, आप ही बताइए। वो सब मैं नहीं जानता, तुम 1 महीने के अंदर अपना इंतजाम कर लो। नरेश ने कई बार जवाब नहीं दिया और अपने काम पे निकल गया। अब 1 महीना पूरा हो गया और नरेश ने घर नहीं छोड़ा। तब ब्रजेश जी, नरेश के पिता ने अपनी जातियाँ शुरू कर दी। पहले भी सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, सबके कपड़े धोना सब नीता ही करती थी। उसकी ननद किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती थी। बर्तन झाड़ू पोछा के लिए एक बाई रखी हुई थी। ब्रजेश जी ने उसे भी छोड़ दिया। सारा काम नीता के जिम्मे आ गया। इसी बीच शादी को 1 साल होने को आया और नीता प्रेग्नेंट हो गई, जिससे कारण नीता के अंदर हार्मोन परिवर्तन भी हो रहे थे और शारीरिक कमजोरी भी बहुत महसूस होती थी, क्योंकि उसे भूख भी इन दिनों कम लगती थी। खाना देखकर उबकाई आती थी और ऊपर से सारे घर का काम। इसीलिए वो प्रेगनेंसी के 2 महीने के दौरान ही मुरझा सी गई। अब और बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। नरेश से भी अपनी पत्नी की हालत देखी नहीं जा रही थी। उससे डर था कि वो अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे को खो ना दे। इसीलिए उसने ना चाहते हुए भी घर छोड़ने का फैसला ले लिया। लेकिन उसमें भी एक दिक्कत थी कि अगर भाड़े का घर ले लिया जाए तो भी 50,000 रुपये डिपॉजिट के तो देने ही पड़ेगा। तो नीता ने कहा, मेरे पास मेरे पीहर के गहने हैं जो मुझे शादी में मिले थे, कुछ गहने बेचकर डिपॉजिट का इंतजाम हो जाएगा। नरेश ने कहा कि तुम्हारे पास यहाँ के मिले हुए गहने भी तो होंगे। तो नीता ने कहा कि वो तो शादी वाली रात ही दीदी ने मुझसे ले लिए थे, ये कहकर कि तुम अभी बच्ची हो, संभाल नहीं पाओगी, मैं संभाल कर रख देती हूँ। पीहर वाले गहने तो मेरी अटैची में थे, इसीलिए मांगने की हिम्मत नहीं पड़ी। पहले मुझे भी पता नहीं था, वरना मैं नहीं देती। नरेश ने कहा, खैर छोड़ो, जाने दो। अब तुम अपने गहने मांगोगी भी तब भी यह लोग नहीं देंगे। बेकार बोलकर अपना मुंह गंदा करना है, छोड़ो। सारा कुछ तो पिताजी और भाई बहन हड़प चुके हैं, ये भी हड़प लेने दो। लेकिन तुम्हारे पीहर वाले गहने नहीं बिकेंगे। वैसे भी तुम्हारे पास इन गहनों के अलावा कुछ नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं अपने बॉस से उधार ले लूँगा और धीरे धीरे सैलरी में से कटवा लूँगा। इस तरह सब कुछ सोच विचार कर नरेश और नीता सामान पैक करके जाने लगे। तब ब्रजेश जी, नरेश के पिता और उसके भाई बहन ने कहा, कभी कभी आते रहना। तो नरेश ने कहा कि यहाँ हमारा है ही कौन, यहाँ मेरे पिता और भाई बहन नहीं रहते, यहाँ तो पैसों के पुजारी रहते हैं, जिसका रिश्ता मुझसे नहीं कागज के नोटों से है। अगर रिश्ता कागज के नोटों से ही बनता है तो बहुत रिश्तेदार मिल जाएंगे, फिर आप लोगों की क्या जरूरत है। जाना जरूरी था, नहीं तो माँ को इस हाल में छोड़कर मैं नहीं जाता। सुबह की खटर पटर नहीं सुनाई देने से सुहास की नींद देर से टूटी। घड़ी 8 बजा रही। हेमा पर गुस्सा करने वाला था, देखा बगल में हेमा अभी तक सोई पड़ी थी। हेमा को हिलाते हुए सुहास बोले, हेमा उठो, आज अलार्म नहीं लगाया था क्या? मुझे ऑफिस को लेट हो रहा। तभी उनको अपने हाथ जलते लगे। उफ, ये क्या? हेमा को तो तेज बुखार है, आज ही बीमार पड़ना था इसे।
भुनभुनाते हुए सुहास जी बाथरूम की ओर भागी। जल्दी जल्दी तैयार हो रहे थे, बेटे ने दरवाजे पर दस्तक दी। आज माँ नहीं उठी? अभी तक सब ठीक है? वो तेरी माँ को तेज बुखार है। ऐसा करो, माही से बोलो चाय के साथ ब्रेड हेमा को देकर दवाई दे दे। मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, 10 बजे मैं चला, कहकर सुहास जी बैग उठाकर चले गए। बेटे ने माँ का बुखार देख अपनी पत्नी माही को बोला, माँ को बुखार है, तुम चाय बनाकर ब्रेड के साथ माँ को दे दो, और हाँ, बुखार की दवा भी दे देना। माँ शाम तक ठीक हो जाएगी। मेरे ऑफिस में आज क्लाइंट के साथ मीटिंग है, मुझे देर हो जाएगी। ऐसा करो, मैं कैब से चली जाती हूँ, तुम थोड़ा लेट चले जाना और माँ को चाय नाश्ता दे देना। कह बहू माही भी अपना बैग लेकर चली गई। बेटे हर्ष ने चाय बनाकर 2 टोस्ट सेक कर माँ के पास आया। माँ चलो चाय पीकर दवा खा लो। पर हेमा को बुखार तेज था। हर्ष ने सहारा देकर माँ को बिठाया और चाय टोस्ट खिलाकर बुखार की दवा देकर बोला, माँ आप आराम करो, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, शाम तक आप ठीक हो जाओगी। कहे हर्ष भी ऑफिस चला गया। हेमा चाय नाश्ता कर दवा खा फिर लेट गई। परिवार का हर सदस्य इस तरह कह रहा, शाम तक आप ठीक हो जाओगे, मानो बुखार कोई मेहमान है, उसे शाम की ट्रेन पकड़नी है। हेमा उदास हो गई। मेरे बीमार होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी तो किसी ने भी छुट्टी नहीं ली, ना ये सोचा उसका बुखार बढ़ गया तो घर में किसी का रहना जरूरी है। भाग दौड़ की इस जिंदगी में किसी के पास किसी के लिए एक पल नहीं है बैठने की। तामीरदारी तो दूर की बात है, बेटे बहू को क्या कहें जब थोड़ा सा भी समय पति सुहेज के पास भी नहीं था, जो हेमा के पास बैठते। और बेटे को देखो, उसे भी अपनी माँ की कोई चिंता नहीं। अब तक माँ ही बीमार होती तो छुट्टी लेकर बैठ जाता। किसी ने सही कहा, जब तक बीवी नहीं आती तब तक बेटे माँ के होते हैं। और माही को क्या कहूँ, मैं कितना भी करूँ उसे क्या फर्क पड़ेगा, रहूँगी तो सास ही ना, कौन सा वो अपनी माँ समझेगी। उदास मन से हेमा सोने की कोशिश करने लगी। कॉलबेल की तेज आवाज से हेमा की नींद टूटी। कितनी गहरी नींद सोती हो, इतनी देर से कॉलबेल बज रहा था, मैं तो डर गया था। पति सुहास ने दरवाजा खोलते ही हेमा को डांट पिलाई। आप इतनी जल्दी आ गए? हेमा ने हैरानी से पूछा। हाँ, वो क्या, आज तुम्हारा बीमार चेहरा देख ऑफिस में मन नहीं लगा तो मैं छुट्टी लेकर घर आ गया। सुहास बोले। अब तक रुका बांध स्नेह के एक झलक से टूट गया। ये क्या, तुम रो क्यों रही हो? सुहास हैरानी से बोले। मुझे लगता था किसी को मेरे बीमार होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हेमा ने आंसू पोंछते हुए कहा। हेमा, तुम इस घर की धूरी हो, तुमको कुछ होगा तो सबसे ज़्यादा मुझे फर्क पड़ेगा, बच्चों को भी पड़ेगा। ये अलग बात है कि मैं तुम्हें जताता नहीं, पर तुम्हारी वजह से ही हम सब निश्चिंत होकर काम पर जाते हैं। सुहास ने हेमा का हाथ प्यार से पकड़ते हुए कहा। हेमा के मन का संशय दूर होते ही उसका चेहरा खिल गया। कॉल बेल फिर बजी। अब कौन आया? बोलते सुहास ने दरवाजा खोला। सामने हर्ष खड़ा था। माँ, कैसी हैं आप? आप भी आ गए? आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, जाना जरूरी था, नहीं तो माँ को इस हाल में छोड़कर मैं नहीं जाता। हर्ष चिंतित स्वर में बोला। दूसरे कमरे में लेटी हेमा सब सुन रही थी। मन की गांठ खुल गई
और नकारात्मक विचार से दूर हो खुशियों की बौछार हेमा का मन भीग गया। तीसरी बार कॉलवेल की आवाज सुन हेमा बोल उठी, देखो माही भी आ गई। घुसते ही बोली, अरे तुम घर आ गए, मैं तो सोची माँ अकेली है, उनको इस समय देखभाल की जरूरत है तो मैं छुट्टी लेकर आ गई। पर यहाँ तो सभी लोग छुट्टी लेकर आ गए। सबको एक साथ अपनी परवाह करते देख हेमा का मन साफ हो गया। मन प्रसन्न हो तो बीमारी भी आधी हो जाती है। शाम तक हेमा का बुखार उतर गया। कई बार बीमारी के दौरान हम स्त्रियां थोड़ी संवेदनशील हो जाते हैं, पर सखियों अपनों पर विश्वास जरूर रखें। अपवाद हो सकता है पर परवाह कम नहीं होती, बस जताने का तरीका अलग हो सकता है। आप सब क्या कहते हो जरूर बताना। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।